जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और सिर्फ ये क्लास 8 के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उनको भी नज़र रखते हुए मैंने इस टॉपिक में कुछ ऐसे नॉलेज वगैरह डाला है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला वर्ड है, इसको सबसे पहले किसने बोला था? तो उसको जो बोला था उस आदमी का नाम था विलियम गॉड एंड नॉर्मन बोरलॉग। ये दोनों कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। तो चूंकि इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए इसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। तो हमारे इंडिया में भी कोई फादर होगा ग्रीन रेवोल्यूशन का? बिल्कुल। तो उसका नाम है एम एस स्वामीनाथन। अब ये एम एस स्वामीनाथन कौन थे? तो ये एम एस स्वामीनाथन जो थे वो एडवाइज़र थे। तो किसके एडवाइज़र थे? हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट होता है, उसका जो मिनिस्टर था उसका ही ये क्या थे? एडवाइज़र थे। कौन? तो एम एस स्वामीनाथन। तो इस एम एस स्वामीनाथन को द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, इस बात का चर्चा करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। तो देखिए, ये एक्चुअली में ये एक टाइम पीरियड ऑफ टाइम का बात है। जैसे द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया रेफर्स टू पीरियड ऑफ टाइम व्हेन एग्रीकल्चर इन इंडिया चेंज टू अ इंडस्ट्रियल सिस्टम ड्यू टू द एडप्टेशन ऑफ मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी सच एज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, etc। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, एक्चुअली में ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो अब आते हैं, हम लोग समझते हैं कि ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है। देखिए, 1960s में हमारे इंडिया में क्रॉप खराब होने लगा। क्यों खराब होने लगा? क्योंकि मानसून फेल हो रहा था। तो हमारे जो मिनिस्टर लोग थे, एग्रीकल्चर के जो मिनिस्टर लोग थे, उन लोगों को ये चिंता सताने लगी कि अगर एग्रीकल्चर सही नहीं हुआ तो इसका इम्पैक्ट हमारे कंट्री पर पड़ेगा। तो ये बात कब की है? तो 1960s की। तो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उनके एडवाइज़र थे कौन? एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन ने किसको इनवाइट किया? तो अमेरिका के जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, नॉर्मन ई बोरलॉग, उसको हमारे इंडिया बुलाए और उनका हेल्प से मॉडर्न टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता था उसमें। अब ये जो मॉडर्न टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होने लगा एंड कैसे इरिगेशन करना है, ये सारा का सारा टेक्निक्स वो बताए। तो इन सारा टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हमारे इंडिया में अब क्या होने लगा? क्रॉप का प्रोडक्शन 2 टाइम्स यानी कि दोगुना होने लगा। पहले जितना होता था उससे बिल्कुल ही दोगुना होने लगा। तो अब जो है दोगुना होने लगा, तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया? द ग्रीन रेवोल्यूशन। क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर तो ग्रीन होता है, इसलिए एग्रीकल्चर में जो इंक्रीजमेंट आया, एग्रीकल्चर में जो रिवॉल्यूशन आया, इम्प्रूवमेंट आया, इसलिए इस रेवोल्यूशन को ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया गया। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हुआ कहाँ कहाँ? तो ये सबसे पहले हुआ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। और किस किस फसल पर हुआ, यानी कि किस किस क्रॉप पर हुआ? तो वो देखिए यहाँ पर हम बताया है, दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो है राइस पे ये ग्रीन रेवोल्यूशन, वीट, ज्वार, इन सब पे पहले इस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा। तो इसमें जो सबसे अच्छा रिजल्ट जो देखने के लिए मिला वो किस पर मिला? तो वो मिला हम लोगों को ये वीट पर मिला, यानी कि गेहूं पर मिला। गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हुआ। तो इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को एक अदर नाम से भी जाना जाता है, क्या? तो वीट रेवोल्यूशन। तो हमने अभी जाना कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है सबसे पहले हुआ कहाँ? तो हरियाणा, पंजाब एंड हमारा यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। इसमें जो सबसे अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिला तो वो वीट पर मिला, जबकि मॉडर्न टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ये सारा चीज़ का जो इस्तेमाल किया गया, राइस पर किया गया, वीट पर किया गया एंड ज्वार पर किया गया। लेकिन सबसे अच्छा जो रिजल्ट मिला वो किस पर मिला? तो हमारा वीट पर मिला।
अब आइए हम लोग देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो क्या आखिर एस्पेक्ट्स था ग्रीन रेवोल्यूशन का? तो सबसे पहले हाई यील्डिंग वेराइटीज़, दूसरा था मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर का मशीनाइजेशन करना, यानी कि एग्रीकल्चर में मशीनों का इस्तेमाल करना ही मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहलाता है। अब क्या हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, यानी कि यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि हमारे एग्रीकल्चर में अब केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा एंड पेस्टिसाइड्स का यूज होने लगा। देखिए पहले जो हमारे इंडिया में होता था वो केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता था। किसका? तो मैन्योर का किया जाता था। मैन्योर क्या है? एक तरह के तरीके का उसको बोलिए तो ऑर्गेनिक खाद वो है, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, यानी कि ऑर्गेनिक खाद है। ऑर्गेनिक खाद क्या होता है? तो ऑर्गेनिक खाद में हम लोग जानते हैं जैसे कि गोबर होता है, गोबर हो गया या सब्जी का छिलका वगैरह हो गया, उसको किसी गड्ढे में डालकर, राख वगैरह ऐसे सब जो होता है एक जगह एक गड्ढे में डालकर उसको सड़ा दिया जाता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है। फिर उसके ऊपर पे क्या कर दिया जाता है? वर्मी कंपोस्ट को डाल दिया ये रेड वॉर्म्स को डाल दिया जाता है, और वो रेड वॉर्म्स उसको क्या करता है? बहुत ही अच्छा खाद उसको बना देता है, जिस जिस वजह से उसको जब हम लोग खेत में डालते हैं तो उससे खेत का फर्टिलिटी बढ़ जाता है। तो एक्चुअली में पहले जो है यही वर्मी कंपोस्ट यानी कि मैन्योर का यूज किया जाता था, लेकिन जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड आया तो इसमें हम लोग जो हमारे फार्मर्स लोग जो यूज करने लगे क्या चीज़ का? तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज करने लगे। तो किसके कहने पर, किसके बताने पर? तो हमारे यहाँ पर भी देखिए हर हर सेक्टर का अपना एक क्या होता है, साइंटिस्ट होता है, तो उसके देख रेख में हमारे फार्मर्स लोग क्या करने लगे, ये फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करना स्टार्ट करने लगे। अब देखिए क्या है कि पहले क्या होता था हमारे इंडिया में जो क्रॉप होता था 1960s का पहले का अगर बात करें तो मानसून पे डिपेंड रहता था। अब मानसून पे डिपेंड रहने के कारण अब मान के चलिए कभी कभी क्या हुआ कि मानसून फेल हो गया, यानी कि बारिश नहीं हुई, जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश अगर नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाता था। अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ इसके बाद सभी क्रॉप को किसके अंडर लाया गया? तो इरिगेशन के अंडर लाया गया। कहने का मतलब क्या है? जगह जगह पंप सेट डाला गया, जगह जगह वेल खुदवाया गया, ट्यूबवेल जगह जगह गड़वाया गया। इस वजह से क्या हुआ कि अब वो लोग इरिगेशन करने लगे, आसानी से करने लगे। अब उन लोगों को जो है मानसून पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता था। और एक बात, अगर हम लोग 1960 से पहले का बात करें तो हमारे इंडिया में क्या था कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता था बहुत कम होता था। जैसे वीट हो गया, वीट का प्रोडक्शन बहुत कम होता था, तो उसको हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता था, मतलब बाहर से, बाहर अदर किसी कंट्री से मंगाना पड़ता था। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो अब हम लोग इतना वीट का जो यील्डिंग करने लगे, यानी कि इतना वीट को उपजाने लगे, इतना वीट को ग्रो करने लगे कि अब हम उसको क्या कर सकते थे? स्टोर भी कर सकते थे, हम अपने फ्यूचर के लिए भी रख सकते थे। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का ये बहुत बड़ा ही योगदान रहा। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो फार्मर लोग थे, फार्मर लोगों का जो इनकम था वो डबल हुआ। इससे फार्मर की का जो इकोनॉमिक कंडीशन था उसमें सुधार हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव चेंजेस क्या क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद हम लोगों ने जैसा कि पहले ही बात किया कि फूड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। जैसे 1960 से पहले का बात करें या 1960 तक का बात करें तो क्या हो रहा था कि फसल खराब हो रहा था, कभी फसल अच्छा होता था तो कभी फसल खराब हो जाता था। इस वजह से क्या होता था कि जितनी सभी को भोजन मिलनी चाहिए थी उतनी भोजन नहीं मिल पाती थी। और क्या था कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ रहा था, तो उसके अनुसार से उसको फूड भी चाहिए था। अब मान के चलिए किसी साल अगर फसल खराब हो गई तो उस साल लोगों लोगों में क्या आ जाता था? भूखमरी आ जाता था। इस वजह से ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये बहुत ही हेल्पफुल हुआ हमारे लिए। क्या हुआ कि फूड के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट आया। इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरह से हम लोगों के लिए पॉजिटिव चेंजेस का काम किया। अब देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। अब जैसे देखिए मॉडर्न टेक्निक्स का यूज होना इस्तेमाल इस्तेमाल हो गया, टूल्स का इस्तेमाल होने लगा, मॉडर्न टूल्स का। अब उस मॉडर्न टूल्स को बनाने के लिए तरह तरह का जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप होने लगा, यानी कि उस टूल्स को बनाने के लिए इंडस्ट्री चाहिए।
अब धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। अब देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स तो हम लोग जानते हैं कि फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो बहुत सारे लोग जब फार्मर को अपनाने लगे, देखे कि नहीं फार्मर ये जो फार्मिंग करने से इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो जाता है और डबल फ़ायदा होता है, तो बहुत सारे आदमी क्या करने लगे, तो एग्रीकल्चर को अपनाने लगे। अब एग्रीकल्चर को अपनाने लगे तो वो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे। अब ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स है कहाँ पर बनता है, तो वो इंडस्ट्री में बनता है, मतलब फैक्ट्री में बनता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमारा इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। अब देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए इस बात का तो मैंने पहले ही चर्चा किया कि पहले हमारे यहाँ के फार्मर का जो इनकम था वो काफ़ी ख़राब था। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाने के कारण क्या हुआ, ये लोग ज़्यादा फसल उपजा पाते थे और इस फसल को बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर पाते थे। अब देखिए जहाँ पर कहता है वैसे भी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी कि जहाँ पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ही। तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट का बात करें कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ। अब जैसे कि देखिए हम लोग जब पढ़े कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज ज़्यादा होने लगा। अब देखिए इस केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज करने पर क्या होता है कि सॉइल का फर्टिलिटी घट जाता है, यानी कि वो अनफर्टाइल हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करने पर ग्रीन रेवोल्यूशन के ही कारण ऐसा हुआ ना, तो हमारा सॉइल क्या होने लगा, अनफर्टाइल होने लगा। और सिर्फ सॉइल को ही अनफर्टाइल नहीं करता है, अब बहुत ही घातक जो केमिकल्स होता है जो कि वीड्स को मारने के लिए, यानी कि खरपतवार को मारने के लिए या इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो स्प्रे किया जाता है खतरनाक केमिकल्स को, तो वो खतरनाक केमिकल्स क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाता है। इस तरह से उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे इन्वायरमेंट में। तो ये इसको हम लोग ले सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द नेगेटिव चेंजेस। एंड नेक्स्ट का जैसे कि बात करते हैं कि द रिच फार्मर, कहने का मतलब जो रिच फार्मर होते थे वो ही उस टूल को खरीद पाते थे। अब जैसे देखिए कोई भी कंपनी है, वो खेती में इस्तेमाल होने वाला किसी टूल्स को बनाया, उसको जब मार्केट में उतारेगा तो मार्केट में उसका कुछ प्राइस फिक्स करेगा। अब उसका प्राइस इतना फिक्स होता था कि उसको सिर्फ जो रिच फार्मर होते थे वो ही उसको खरीद पाते थे। अब जो छोटा किसान थे, जो गरीब किसान थे, उनके पास में उतना पैसा ही नहीं होता था जो कि वो उस टूल्स को खरीद सके। तो ये भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट था कि जो रिच फार्मर थे वो ज़्यादा रिच होने लगे, जो गरीब फार्मर थे वो वहीं का वहीं रहने लगे, यानी कि रिमेंड पुअर। तो इस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन का हम लोगों ने भी देखा पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा ये फिर से ये जान लेते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो कब से कब तक का, 1967 से लेके 1978, इस बीच का जो टाइम पीरियड है, उस बीच का टाइम पीरियड में क्या होने लगा, बहुत ही ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होने लगा, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल होने लगा। तो इसी टाइम ऑफ पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।